प्यारे किसान भाइयों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता, इनोवेशन एआई सेंटर बठिंडा से। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग गर्भदान जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तरीके से करवाते हैं उसके हम लोगों को क्या फ़ायदे हैं और क्यों हम लोगों को करवाना चाहिए। आज के एपिसोड में हम थोड़ी सी दो और बातें करेंगे कि जो हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम करते हैं, इसके काम करने से कौन कौन से इक्विपमेंट्स, कौन कौन से औजार यूज़ में आते हैं, और आपको जब ये औजार यूज़ में आते हैं तो आप लोगों को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इस सिलेंडर की, जिसको हम लोग क्रायो कैन बोलते हैं। क्रायो कैन जिसमें कोई चीज़ बहुत ठंडी तरह के वहाँ रख सकते हैं, या इसको हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर बोलते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर का भाव क्या है? ऐसा कंटेनर या ऐसा बर्तन जिसके भीतर नाइट्रोजन गैस लिक्विड फॉर्म में डाली गई हो। नॉर्मली जो नाइट्रोजन गैस होती है वो हमेशा गैस की फॉर्म में होती है, हवा की फॉर्म में होती है। हमारी हवा में भी नाइट्रोजन का एक हिस्सा है, लेकिन जब हम इस नाइट्रोजन गैस को बहुत ठंडा करते हैं, ठंडा करते जाते हैं, एक ऐसा तापमान आता है जिस तापमान में ये जो गैस के रूप में नाइट्रोजन होती है वो बिल्कुल पानी या तरल अवस्था में आ जाती है। और ये जो तापमान है, इसका जो तापमान जिस अवस्था में ये नेचुरल वेपर फॉर्म से तरल अवस्था में आती है, ये -196 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतनी ज़्यादा ठंड में जब हम इतना लोअर टेम्परेचर ले आते हैं तो ये नाइट्रोजन गैस तरल अवस्था में कन्वर्ट हो जाती है, उसमें बदल जाती है। जितने भी हम सीमन के टीके या वीरज के टीके इस सिलेंडर के भीतर रखते हैं तो इसमें हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन गैस डाल के रखते हैं, ताकि जितने भी हमारे वीरज के टीके जब हम इसमें रखते हैं जो बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल जम जाते हैं। लेकिन कई बार बात ऐसी आती है कि अगर जमे हुए स्ट्रास को या टीकों को हम दोबारा यूज़ करेंगे, क्या उसमें जो मटेरियल होता है, जो वीरज के आपने शुक्राणु होते हैं जिसको आप लोग स्पर्म्स बोलते हो, क्या वो जिंदा रहते हैं या नहीं रहते। एक बात आपके ध्यान में लगाना चाहता हूँ कि अगर हम लिक्विड नाइट्रोजन गैस का लेवल इसके भीतर बिल्कुल सही मेंटेन करें, वो सीमन स्ट्रास इसके भीतर डूबे रहें, तो 15 साल तक भी इसके जो शुक्राणु होते हैं वीरज में वो बिल्कुल सही अवस्था में पाए जाते हैं। वो एक्टिव तो नहीं होते, लेकिन जब हम उसको इस लिक्विड नाइट्रोजन गैस से निकाल के पानी में डालते हैं 35 या 37 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर, तब वो दोबारा सभी स्पर्म्स एक्टिव हो जाते हैं और उनकी जो हिम्मत होती है अंडे को फर्टिलाइज करने की, या उनकी जो क्षमता होती है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी होती है, वो उसकी प्रॉपर तरीके से बरकरार रहती है। तो हम लोगों को इस बात में कोई बिल्कुल ऐसी चेष्टा नहीं होती कि जो सीमन हम यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी पुराना सीमन क्या ना हो, चाहे 5 साल पुराना, 10 साल पुराना, 12 साल पुराना, तो उसमें इसकी क्षमता बिल्कुल सही रहती है, लेकिन हम लोगों को इसका लेवल पूरा प्रॉपर से मेंटेन करना पड़ता है। तो अब हम इसके हिस्सों की बात करते हैं। इस सिलेंडर के कौन कौन से हिस्से हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे हो इस चीज़ को जो मेरे हाथ में है, इसको हम लोग हैंडल बोलते हैं। अगर आप लोगों ने इस लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर को पकड़ना है तो आप लोग इस हैंडल से पकड़ के इसको पकड़ सकते हो। दूसरी बात, इसके भीतर ये जो हमारा पार्ट है इसको हम लिड या ढक्कन बोल देते हैं। इस लिड के से ये सारा ऐसे बंद हो जाता है। अगर ऐसे बंद होगा तो जितनी गैस हमने इसमें डाली होगी ये गैस बिल्कुल इवेपोरेट नहीं करेगी, या इवेपोरेट करेगी तो बहुत कम मात्रा में करेगी। क्योंकि जो इसका, अगर हम इसको पूरा भर भी लें, सारे सिलेंडर को गैस से लिक्विड से पूरा भर भी लें, तो फिर भी इसका इतना सा पोर्शन, इसमें थोड़ी सी हवा आ जाती है। जहाँ पे हवा रहती है वहाँ पे तापमान कम हो जाता है, तो वहाँ से गैस थोड़ी सी वेपोराइज होनी शुरू हो जाती है। तो धीरे धीरे जब गैस वेपोराइज होती जाएगी तो इसका लेवल हमेशा कम होता जाएगा। इसलिए हमेशा इस लिक्विड नाइट्रोजन की कैपेसिटी के हिसाब से, इसकी कैपेसिटी के हिसाब से हम लोगों को लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल लगातार चेक करते रहना चाहिए। अगर आप इसको बार बार
दिन में कई बार यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को जल्दी इसका लेवल चेकअप करना चाहिए। अगर आप लोग इसको बहुत कम यूज़ करते हो तो इसका लेवल 7-8 दिन तक बरकरार रहता है। अगर इसकी कैपेसिटी 3 या 4 लीटर तक है। कई सिलेंडर इससे ज़्यादा बड़ी कैपेसिटी के 10 लीटर के आ गए, कई 20 लीटर के भी होते हैं, कई 35 लीटर के भी होते हैं, जिनकी उनकी कैपेसिटी होती है उसी हिसाब से उनका जो लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल है लंबे समय तक चलता है। लेकिन आमतौर पे जिसको हम लोग हैंडी बोलते हैं, जिसको हम लोग अपने साथ कैरी ऑन कर सकते हैं, इसकी कैपेसिटी 3.9 लीटर्स होती है, कईयों की कैपेसिटी 2 लीटर भी होती है। लेकिन 3.9 लीटर वाला जो सिलेंडर है ये आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा है, इसको कैरी ऑन करना बिल्कुल आसान है और इसकी जो कैपेसिटी है सीमेंट स्टार्ट रखने की वो भी काफ़ी अच्छी है और इसमें कम से कम 7 दिन आपकी गैस प्रॉपर तरीके से बरकरार रहती है। 7 दिनों के बाद आप लोगों को इसकी गैस को हमेशा रिप्लेस कर लेना चाहिए, उसको चेक करवा लेना चाहिए। कम से कम जो लेवल होता है गैस का, कम से कम इसका लेवल 4 इंचेस माना जाता है, क्योंकि जो हमारी स्ट्रा की लेंथ है थोड़ा सा हम इसके 1 इंच से ज़्यादा मानते हैं। अगर आपको कहीं भी लगता है कि हमारा सिलेंडर कहीं रखने वक्त टेढ़ा हो गया या ये उल्टा हो गया या किसी बच्चे ने घर में छेड़ दिया इसको, तो आप लोग उस वक्त इसका जो लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल है इमीडिएटली चेक करो और चेक करके अगर इसका लेवल कम है तो आप लोगों को उसी वक्त इसमें गैस डलवानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप लोग इसका प्रॉपर से लेवल मेंटेन नहीं कर पाए तो जितने स्ट्रास का पार्ट इस गैस के लेवल से ऊपर रह जाएगा उतने सारे सीमेंट स्टार डेड हो जाएंगे और जब आप उसको पानी में फेंको तो वो फट जाएंगे, वो किसी काम के नहीं रहेंगे। तो उसमें आप लोगों का नुकसान भी होता है, इसलिए गैस का लेवल आप लोगों को हमेशा चेक करते रहना चाहिए। दूसरी बात आती है जो इसका नीचे वाला लेवल है, ये आप लोग देख रहे हो, इसको हमने इसका बेस रबड़ का बनाया हुआ है। रबड़ का हम बेस क्यों बनाते हैं? क्योंकि कई बार सर्दियों के दिनों में आजकल हमारे घरों के जो फर्श होते हैं बिल्कुल ठंडे होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, पक्के फर्श होते हैं। तो अगर हम लोग इस सिलेंडर को नीचे ठंडे फर्श पे रखेंगे तो इसका जो गैस का इवेपोरेटिंग लेवल या इंसुलेशन लेवल है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है। कई बार इसमें गैस थोड़ी सी ज़्यादा वेपोराइज होने लगती है, उसमें गैस का लेवल जल्दी कम होता है। हम हमेशा इसका जो बेस रखते हैं वो ऐसे किसी मटेरियल का रखते हैं जिसका इंसुलेशन बेस बहुत ज़्यादा हो, जिसकी इंसुलेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो। नॉर्मली आजकल जो कंपनियां होती हैं वे इसका रबड़ का बेस रखती हैं क्योंकि इसका इंसुलेशन लेवल बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको अपने घरों में रखना चाहते हो फिर भी आप लोगों को लक्कड़ का एक चौखटा सा बना लेना चाहिए। आपको इसी किसी घर के कमरे के भीतर उस लक्कड़ के चौखटे के ऊपर रखना चाहिए, उससे भी इसकी अच्छी इंसुलेशन प्रोवाइड होती है, उसमें गैस की इवेपोरेशन बहुत कम होती है। सो अगली बात आती है, जिस लिड की बात करें, इस लिड को जब हम रिमूव करते हैं तो इसके भीतर जो आप लोग देख रहे हो 1 2 3 4 5 और एक मैंने पहले रिमूव कर दिया, ये 6, इसमें ये 6 इनको हम लोग कैनिस्टर्स बोलते हैं। हमारे जो सीमेंट स्ट्रास हैं हम इस कैनिस्टर्स के भीतर रखते हैं और जब आप सीमेंट स्ट्रास को इस कैनिस्टर के भीतर रखोगे इसका थोड़ा सा पार्ट कैनिस्टर से बाहर होता है, लेकिन ये सारा पार्ट लिक्विड नाइट्रोजन में डूबा होता है। और इसको 6 रखने का क्या भाव है? नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर आप लोगों के पास 1 2 3 4 5 6 अलग अलग तरह के अलग अलग ब्रीड्स के अलग अलग स्पीशीज़ के सीमेंट स्ट्रास हैं तो हम लोग यहाँ पे इसके हैंडल पे स्टिकर लगा देते हैं। स्टिकर लगाने के भीतर जो इसमें स्ट्रास हो गए उस स्टिकर के ऊपर लिख देंगे कि इसमें HF के स्ट्रास हैं, दूसरे स्टिकर के ऊपर लिख देंगे इसमें जर्सी के स्ट्रास हैं, तीसरे स्टिकर के ऊपर लिख देंगे इसमें साहीवाल के स्ट्रास हैं, चौथे पे लिख देंगे इसमें नीली के स्ट्रास हैं, पांचवें में लिखते हैं इसको इसमें मुर्रा बफलो के स्ट्रास हैं, छठे में अगर आपके पास कोई और स्ट्रास है या कोई सेक्स सीमन है या कोई और सीमन है तो आप उसके ऊपर उसी हिसाब का स्टिकर ऐड कर सकते हो। इसका फ़ायदा हम लोगों को क्या होता है, अगर हम लोगों ने किसी गाय के फील्ड में या किसी बफलो को जिस नस्ल का टीका लगाना हो हम चुपचाप केवल वही कैनिस्टर को निकालते हैं और हम लोगों को बार बार कैनिस्टर निकाल के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमको कौन सा टीका निकालना है।
बाहर आपके हैंडल पे लिखा होता है, वही को उसी कैनिस्टर को निकालो, एक स्ट्रा निकालो और उसके बाद निकालने के बाद इमीडिएटली आप अपने हाथ से इसको ढक के रखो। लेकिन उसके साथ ही साथ जब आपने टीका निकाल लिया तो इसको आप लोग ढक के रख सकते ताकि आपकी लिक्विड नाइट्रोजन बिल्कुल भी इवेपोरेट नहीं होनी चाहिए। कई बार हम लोग क्या करते हैं, इसके भीतर में जब हम टीके डालते हैं इसकी कैपेसिटी देखो बहुत ज़्यादा है, तो कई बार हमारे पास जो छोटे आते हैं, छोटे से वो इन्वेल्प से होते हैं, उसके भीतर 15 या 20 स्ट्रास आते हैं। हम लोगों को अगर हमने आप लोगों ने 50 स्ट्रा इसमें डालने हैं तो आप लोगों को एक एक करके 50 स्ट्रा जब डालोगे तो उसमें गैस की इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगी, बहुत समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, 20 वाला इकट्ठा जो पैकेट आता है, एक पैकेट उठाया 20 का, यहाँ से निकाला और इसमें डाल दिया। दूसरा मदर कंटेनर से पैकेट निकाला, इसमें डाल दिया। 2 पैकेट निकाले तो हमारा मतलब इसमें 40 स्ट्रा आ गई। अगर वो 15 स्ट्रा वाला है तो उसमें 15-15 स्ट्रा के हम लोगों ने 3 डाल दिए, इसका मतलब आपके पास 45 स्ट्रा आ गए। हम लोगों को ज़्यादा टाइम गैस को इवेपोरेशन होने का टाइम नहीं देते, ताकि हम लोगों की गैस की इवेपोरेशन कम से कम हो और हमारा सीमन का नुकसान ना हो। जब हम इसको निकालते हैं, इसको निकालने की विधि आपको बता देता हूँ। मान लो कि हमने एक कैनिस्टर निकालना है, ये कैनिस्टर निकालना है, इसको आप ऐसे उठाओगे, देख रहे हो सभी लोग, ऐसे उठाओगे, इसको इस तरफ लेके जाओगे, इस तरफ लेके इसको ऐसे बाहर निकालोगे। लेकिन बाहर आपने किस हद तक निकालना है, ये जो कैनिस्टर का लेवल है आपके इस लेवल से थोड़ा सा नीचा चाहिए, ये इसके बाहर नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रा निकालना होगा, स्ट्रा निकाल के पानी में फेंकना होगा और इसके बाद इसको उसी वक्त इसके अंदर रखना होगा। और उसके बाद जल्दी जल्दी आप लोगों को ये जो आपका लिड है या ढक्कन है, इसको आप लोगों को इसके ऊपर रिप्लेस कर देना चाहिए। इसके इक्विपमेंट्स हैं, ये अगली इक्विपमेंट जिसको हम लोग एआई गन बोलते हैं, ये इसका ऑटोमेटिक लॉक है, ठीक है ना। कई ऐसी गन्स भी आती हैं जिसका ऑटोमेटिक लॉक नहीं होता, लेकिन अगर ऑटोमेटिक लॉक ना हो तो उसमें एक रिंग, एक सर्कल सा प्रोवाइड होता है, एक रिंग प्रोवाइड होता है, हम उस रिंग से इसका लॉक करवाते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा एफिकेसी इस एआई गन की है जिसमें ऑटो लॉक है। तो इसके भीतर ये जो बाहर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड पिस्टन ऑफ एआई गन। अगर आप लोग इसको पिस्टन को पूरा अंदर पुश कर दोगे, इसका अंदर वाला अगले वाला हिस्सा आप लोग देखोगे, ये थोड़ा सा इस साइफन के बाहर आता है। जो इस एआई गन का मेन बॉडी है उसके थोड़ा सा इसके बाहर आता है। इसका जो आगे वाला किनारा है ये थोड़ा सा तीखा भी है लेकिन बिल्कुल पॉइंटेड नहीं है, ये आगे से थोड़ा सा गोल होता है। अगर ये पॉइंटेड होगा तो कई बार सीमेंट स्ट्रा को ये कट करके उसको पीस कर देगा, इसलिए इसको थोड़ा सा गोल रखा गया है ताकि किसी तरह की कोई और दिक्कत ना आए। जब हम सीमेंट स्ट्रा इसमें डाल देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, और जब तक हम सीमेंट स्ट्रा को लगाते नहीं हैं तब तक ये लॉक खुलता नहीं है। अगर लॉक को खोलना है तो आप लोगों को इसको यहाँ से ऐसे प्रेस करना होगा, अगर ऐसे प्रेस करोगे तो ये बाहर निकल जाएगा। ये ऑटोमेटिक लॉक का प्रोसीजर है। अब बात आती है, जब हम सीमेंट स्ट्रा को यूज़ करते हैं, मैं आपको पहले एक सीमेंट स्ट्रा निकाल के दिखा देता हूँ कि आप लोगों को सीमेंट स्ट्रा को कैसे निकालना है और कैसे इसको यूज़। ये देखो, अब हम इसमें स्ट्रा निकालने की कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे। ये लिड हमने रिमूव कर दिया, ये देख रहे हो गैस की इवेपोरेशन हो रही है, लेकिन हम लोगों को गैस की इवेपोरेशन ज़्यादा होने नहीं देना। यहाँ से आप लोग कैनिस्टर को निकालो, इस कैनिस्टर को आप लोगों ने यहाँ तक निकाला, इसमें एक स्ट्रा उठाया, एक बार ये एक स्ट्रा को ऐसे आप लोगों ने हवा में हिलाना है, इसको अपनी पोजीशन पे रख देना है, पोजीशन पे रख लें, इसको बंद करके रखना है ताकि हवा का जो इसमें हवा इवेपोरेशन गैस की ना हो। इसको हवा में हिलाया, हवा में हिलाने के बाद ये आपका पानी है जिसका पानी का टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री होता है।
35 से 37 डिग्री का क्या भाव है पहले बताता हूँ आपको। पहले आपको इसको हवा में हिलाया, हवा में हिला के वक्त आप लोगों को इसको ऊपर से ऐसे नहीं फेंकना। अगर आप लोगों ने ऊपर से ऐसे नीचे को फेंका तो जो निचले वाला पोर्शन है वो ठंडा हो जाएगा पानी में, उसका टेम्परेचर पहले गर्म होगा, जो ऊपर वाला हिस्सा वो बाद में गर्म होगा। तो ऐसे जो टेम्परेचर की असमानता होगी, इसमें कई शतरानुओं की मौत हो जाती है, वो शॉक के कारण मर जाते हैं। ना ही हम लोगों ने इस सीमन स्ट्रा को ऐसे ऊपर से फेंकना है, नाइदर इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ना इन वर्टिकल डायरेक्शन। हम लोग इसको पूरे हाथ में लेके इसको पूरा डिप करते हैं ताकि ये सारा इकट्ठा डिप हो। जब आपने इसको पानी में डिप कर दिया, उसके इमीडिएटली बाद आप लोगों ने इस लिड को रिप्लेस करना है। लिड को रिप्लेस करना है ताकि आप लोगों का कोई भी गैस की इवेपोरेशन बिल्कुल ना हो पाए। अब ये पानी है, जब हम इसको पानी में रखते हैं, इस पानी का टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री होना चाहिए। और अगर गाँव में आप लोगों के पास ये सुविधा नहीं है इसका टेम्परेचर रिकॉर्ड करने की, तो आप लोगों को सबसे बड़ी बात बता दूं, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है ये हमेशा फिक्स रहता है और ये 37.4 डिग्री होता है। अगर आपके हाथ को टच करने से ये पानी ठंडा लगता है तो इसका टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से कम है। अगर ये पानी आपको थोड़ा सा गर्म लगता है तो आपका इस पानी का टेम्परेचर आपके बॉडी टेम्परेचर से ज़्यादा है। आप लोगों के पास अगर टेम्परेचर रिकॉर्डिंग के लिए कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है या ऐसी कोई इक्विपमेंट नहीं है तो आप लोगों को ये पानी ना ठंडा लगना चाहिए ना गर्म लगना चाहिए, ये आपके हाथ के टेम्परेचर के बराबर ही होना चाहिए। और आपके हाथ का टेम्परेचर हमेशा 37.4 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो 37.4 होता है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर हमेशा थोड़ा सा कम होता है। उसमें एनवायरनमेंट के कारण इसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो उसका सही टेम्परेचर कितना आएगा पानी का? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। आप 37 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में इसमें डाल सकते हो। जब ये सीमन स्ट्रा पिघलता है, क्योंकि इस सिलेंडर में तो ये फ्रोजन स्टेट में, जमी हुई स्टेट में होता है, लेकिन जब ये पिघलता है तो आप लोगों को एक बात बता दूं, इस पानी में हम लोगों को कम से कम 30 सेकंड्स तक इसको रखना चाहिए। 30 सेकंड से अगर 1 मिनट भी हो जाए या 60 सेकंड्स भी हो जाए, इवन देन इट इज़ ओके। और इस प्रोसेस को सीमन स्ट्रा को लिक्विड नाइट्रोजन सिलेंडर से निकालना और उसके बाद 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के पानी में आधे मिनट से लेके 1 मिनट लिए डालने की प्रक्रिया को हम लोग थाइंग बोलते हैं। ये थाइंग का जो प्रोसीजर है, इसमें आप लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार मैंने देखा है हमारे फील्ड में डॉक्टर इस बात की परवाह नहीं करते या उनके पास टाइम नहीं होता। जैसा पानी मिल गया, क्योंकि गर्मियों में आमतौर पे पानी थोड़ा सा गर्म होता है, सर्दियों में हमेशा पानी हम लोगों का ठंडा होता है। जैसा टूटी में पानी लिया वैसे में डाल दिया, तो अगर ये टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा या इस पानी का तापमान 37 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो जो कोई भी दुनिया की जिंदा रहने वाली चीज़ है उसको अपनी ग्रोथ के लिए जो सही टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। सभी जिंदा चीज़ों के लिए ये टेम्परेचर ही अनिवार्य है, ये टेम्परेचर ही अच्छा है। ये जो इसके भीतर आपके शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, ये भी एक तरह की जिंदा चीज़ हैं। ये मेल गैमीट्स हैं, इनको भी सर्वाइवल के लिए जो सही टेम्परेचर चाहिए वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। इसलिए हम इसको हमेशा 37 डिग्री पानी के भीतर ही डालते हैं। जब आप इसको आधे से हाफ मिनट के लिए रखोगे, आप देखोगे इसके भीतर से जितना सीमन है सारा पिघल के पानी बन गया, ये लिक्विड अवस्था में आ गया। लेकिन इस सीमन स्ट्रा की बेसिकली स्ट्रक्चर कैसे होती है? ये बेसिकली 3 तरह के स्ट्रा हम लोगों के पास सप्लाई होते हैं। एक स्ट्रा जिसमें जो इसकी वॉल्यूम है सीमन की, ये 0.5 ml है। इसको हम मीडियम स्ट्रास बोलते हैं। ना ये पतले स्ट्रा हैं ना ये मोटे स्ट्रा हैं। एक हमारे पास पहले स्ट्रा आते थे जिसको हम लोग मोटे थिक स्ट्रास बोलते थे, लार्ज स्ट्रास बोलते थे।
एक हमारे पास और कोई स्ट्रास है जिसको हम लोग मिनी स्ट्रास बोलते हैं, वो बहुत पतले होते हैं, उसमें सीमन की वॉल्यूम केवल 0.25 ml होती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की कंडीशंस में जो सीमन हम लोगों को सप्लाई हो रहा है उसकी जो मीडियम साइज स्ट्रास है जिसकी सीमन की जो इसमें क्वांटिटी है 0.5 ml होती है। ये आपको अगर दिखाई देता है, ये निचले की तरफ इसमें 2 प्लग्स हैं। ये प्लग्स एक पीवीसी पाउडर के जिसको हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड पाउडर, ये पॉलीविनाइल क्लोराइड पाउडर के 2 प्लग होते हैं। इसके ऊपर ये सारा सीमन भरा होता है। सीमन के ऊपर अगर आप देखोगे इसमें थोड़ी सी हवा होती है। हवा हम क्यों रखते हैं कि क्योंकि जब लिक्विड सीमन को हम लोग फ्रीज करते हैं, गैस में डाल के जो जमता है तो इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी एक्सपैंड होती है। अगर वॉल्यूम इसकी एक्सपैंड होती है, उसको एक्सपेंशन के लिए अगर जगह नहीं मिलेगी तो ये आपका स्ट्रैप फट जाएगा। अगर इसमें हम लोग थोड़ी सी हवा रखेंगे तो ये एक्सपैंड होने के बाद ये सीमन स्ट्रैप फटता नहीं है, उसको एक्सपेंशन के लिए जगह मिल जाती है। उसके ऊपर आप ऊपर से देखोगे ये स्ट्रैप ऊपर से सील्ड है, इसको हम मशीन के जरिए सील करते हैं। ये जो सारी प्रोसेस है सीमन स्ट्रास की, सीमन स्ट्रास में प्लगों का भरना, सीमन स्ट्रास में सीमन का भरना, सीमन स्ट्रा को ऊपर से इसकी प्लगिंग करनी या इसका सीलिंग करनी, ये सारा प्रोसीजर मैनुअली नहीं होता, ये सारा मैकेनिकली सील होता है। सारा काम मैकेनिकली होता है। ये ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, उसमें ऑटोमेटिकली काम चलता है। फिर हम सीमन स्ट्रास के ऊपर, इसके ऊपर जो भी सीमन स्ट्रा हो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये सीमन किस स्पीशीज़ का है, क्या ये काऊ सीमन है या क्या ये बफलो सीमन है। अगर बफलो सीमन है तो ये किस ब्रीड का सीमन है, क्या ये मुर्रा का सीमन है, क्या ये नीली रावी का सीमन है। अगर मुर्रा का सीमन है या नीली रावी का सीमन है तो ये कहाँ से, किस बुल का सीमन है, उस बुल का नंबर और उस बुल का नाम भी इसके ऊपर लिखा होता है। और चौथी जो बात इस पर लिखी होती है, किस दिन इस सीमन को कलेक्ट किया गया और किस दिन इसको सीमन स्ट्रा में भरा गया, इसकी डेट ऑफ कलेक्शन के इसमें भीतर मेंशन होती है। और कई बार तो कई सीमन स्ट्रास में जो हम डाइल्यूटर डालते हैं, जो सीमन को हम लोग हल्का करते हैं, उसकी ज़्यादा वॉल्यूम बनाते हैं, तो कौन सा डाइल्यूटर डालते हैं उस डाइल्यूटर का नाम भी कई कंपनीज वाले तो लिख देते हैं, कई नहीं भी लिखते। लेकिन 4 चीज़ें हर सीमन स्ट्रास के ऊपर लिखी होती हैं। बुल का नंबर, बुल का नाम, स्पीशी उसकी क्या है, नस्ल उसकी क्या है और डेट ऑफ कलेक्शन उसकी क्या है। जब हम लोगों ने आधे से 1 मिनट के लिए इसके भीतर डाल दिया, उसके बाद हम लोग इसको ड्राई करते हैं। पहले हम हाथ से ड्राई करते हैं, फिर आप लोगों के पास कोई कॉटन का सूखा और साफ कपड़ा चाहिए, उससे आप लोग इसको ड्राई कर सकते हो। ड्राई करने के बाद हम इसको लोड करते हैं। अब मैं आपको लोडिंग की प्रक्रिया बताता हूँ। ये देखो पिस्टन इसके बीच में से निकल गया। इस स्ट्रा का जो 2 प्लगों वाला पार्ट है, देख रहे हो आप लोग, ये 2 प्लगों वाला पार्ट हम इसके ऊपर रखते हैं, इस बीच वाले पिस्टन के ऊपर। ये उसके ऊपर फिट हो गया। इसको हम लोग नीचे लेके जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे जाके अपने आप जाना बंद हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो। पर आप लोगों को इसके बाद इस पिस्टन को थोड़ा सा एक हाथ से सपोर्ट करके रखना है। इसके बाद आप बिल्कुल इसको अपनी आंखों के बिल्कुल सामने पकड़ो, यहाँ से इसको थोड़ी सी सपोर्ट दो। सपोर्ट देके 2-3 बार इसकी ऐसे टिकिंग करो। टिकिंग करने से क्या होगा, जितनी भी हवा है वो ऊपर आ जाएगी। अगर हवा के भीतर कोई एक ड्रॉप भी सीमन का फंसा है वो नीचे चला जाएगा। अब इसको हम लोगों ने काटना है, क्योंकि अगर हम इसको आगे से काटेंगे नहीं तो सीमन अंदर नहीं जाएगा। इसको काटने के लिए एक हमारे पास कटर्स आते हैं जो ज़्यादा अच्छा इक्विपमेंट है। आप लोगों को उस कटर का यूज़ करना चाहिए। लेकिन अगर आप लोगों के पास कटर नहीं है तो आप लोग ऐसी सीजर यूज़ कर सकते हो। नॉर्मली जो सीजर होती है वो बीच में थोड़ी सी कर्व होती है, उसके जो किनारे थोड़े से अंदर से मुड़े होते हैं। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे बिल्कुल सीधी, ये देख रहे हो सीजर, ये बिल्कुल सीधी सीजर है, ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल की है। आप लोगों को इसको यहाँ से पकड़ना है, सपोर्ट करके बिल्कुल आंखों के सामने एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये देखो 90 डिग्री अगर इसको ऐसे काट दो,
अब काटने से जो इसकी सील है वो रिमूव हो गई, जहाँ से सीमन आगे आगे बाहर आ सकता है। अब इसके बाद हम लोग ये लेते हैं शीथ, जिसको हम लोग प्लास्टिक शीथ बोलते हैं। ये प्लास्टिक शीथ हमेशा स्टेरलाइज होती है। स्टेरलाइज करके इसको नए एक एनवेलप में रखा जाता है। ये यूज़ करने के बाद इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देते हैं। इसको हम सिंगल यूज़ स्टेरलाइज्ड प्लास्टिक शीथ बोलते हैं। जब आप लोगों ने इसके ऊपर इसको माउंट करना है, इसको ऐसे यहाँ से रिमूव कीजिए। इस किनारे को जो प्लग वाला पार्ट है, इसको आप लोग अपने हाथ में पकड़िए। पकड़ने के बाद यहाँ से इसको सपोर्ट कीजिए और सपोर्ट करके इसके ऊपर माउंट कर दीजिए। इसके भीतर भी आप लोग देख लो कि हरे रंग का प्लग है। जैसे जैसे हम इसको आगे लेके जाएंगे ये प्लग आके जाता जाएगा। इसको यहाँ पे ले आओ। ये जो लॉ के भीतर स्पेस बनी है इसके भीतर डाल दो। ये इसके भीतर डल गया। अब ये आपका सीमन स्ट्रा या ए गन इंसेमिनेशन के लिए बिल्कुल रेडी है और ये ऑटोमेटिक लॉक है। सर कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हम लोग कभी फील्ड में जाते हैं और अपनी सीमन की प्रक्रिया पूरी कंप्लीट कर लेते हैं, गन हमारा लोड हो जाता है और उसके बाद हम लोग जो है सीमन को अंदर एब्जॉर्ब करने के लिए लेके जाते हैं, तो पशुपालक पशु को कंट्रोल करने में असमर्थ हो जाता है। पशु कभी पशुपालक से बाहर हो जाता है, तो उस सीमन की अंदर एब्जॉर्ब करने की सर टाइमिंग क्या होती है? प्यारे किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, जब भी आप लोगों को यही करनी होती है, जब आप लोगों ने यही करने का फैसला कर लेना होता है, उससे पहले आप लोगों को अपने पशु को प्रॉपर तरीके से पूरा कंट्रोल कर लेना चाहिए। ये सबसे पहली ज़रूरत होती है। लेकिन फिर भी कई बार फील्ड में हम लोगों को ऐसी चीज़ें नहीं मिलती कि हम पशु को प्रॉपर से कंट्रोल कर पाएँ, क्योंकि कई बार हमारे पास किला वगैरह नहीं होता, कई बार अच्छा दरख्त नहीं होता, कई बार हमारे पास रस्सा नहीं होता, तो कई बार पशु ज़्यादा हीट के समय ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है, तो वो छुड़ा के कई बार भाग जाता है। लेकिन बात है कि अगर हमने उससे पहले उसके अंदर सीमन डाल दिया फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमने ए गन को लोड कर लिया, लोड करने के बाद पशु भाग गया, तो बेटे मैं इसके बारे में आपको लोगों को यही कहूँगा कि जब हमने इसको लोड कर लिया, उस सीमन स्ट्रा को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यूज़ कर लेना चाहिए। अगर 5 से 10 मिनट का समय लगता है तो इट इज़ ओके। लेकिन अगर पशु भाग के उसकी हीट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है, उसकी हीट बहुत ज़्यादा है, वो घर से बाहर निकल के गांव में भाग गई या कहीं दूर भाग गई, तो फिर आप लोगों को मेरी एडवाइस ये है कि अगर उसको ज़्यादा टाइम हो गया तो आप लोग दोबारा फिर अपना नया स्ट्रा लोड कर सकते हो। क्योंकि अगर वो स्ट्रा ख़राब हो गया या उसके सीमन की क्वालिटी गलत हो गई तो उसमें हम लोगों को कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए। उसमें होगा तो कुछ नहीं, उसकी बात उसकी कंसेप्शन की आ जाती है, पर कंसेप्शन में अगर 21 दिन का लॉस डेयरी फार्मर को होता है तो मैं चाहता हूं सबसे बड़ा लॉस ये है डेयरी फार्मर को कि उसकी गाय 21 दिनों के बाद नई दूध होगी। तो आप लोगों को अगर कोई ऐसा लगता है कि उसका टाइम ज़्यादा हो गया या पशु वो पकड़ा नहीं जा रहा, तो आप लोगों को उस सीमन स्ट्रा को डिस्कार्ड कर देना चाहिए। जब गाय आपके कंट्रोल में आती है या पशु आपके कंट्रोल में आता है, आप लोगों को नया स्ट्रा तैयार कर लेना चाहिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप पानी सिलेंडर चों सीमन का स्ट्रा कढ़ के पानी डिप करते हैं, उस तो बाद उन्हें हथ नाल साफ करना चाहिए या कपड़े नाल साफ करना चाहिए? प्यारे किसान भाइयों, ये बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग सीमन स्ट्रा को इस लिक्विड नाइट्रोजन कंटेनर से निकालते हैं, निकालने के बाद हम उसको 35 से 37 डिग्री पानी में डालते हैं आधे से 1 मिनट के लिए, ठीक है ना। ये उसको हम सफिशिएंट टाइम दे दें ताकि वो सारा सीमन पिघल जाए, लिक्विड अवस्था में आ जाए। उसके बाद हम लोग सीमन स्ट्रा को निकालते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको हम दोनों हाथों के बीच लेके ऐसे, इसको दोनों हाथों से हम लोग पहले उंगलों से ऐसे इसका पानी सारा सिक्यूज कर देते हैं। लेकिन हमारे हाथ दे आर नॉट गुड एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर, ये सारा पानी एब्जॉर्ब कर नहीं पाएंगे। तो उसके बाद हम लोगों को कोई सूखा, साफ और कॉटन का कपड़ा लेके, ये समझा कि सूखा, साफ और कॉटन का कपड़ा लेके उसको अच्छे से साफ कर देना चाहिए।
अगर ये सटरा गीला रहेगा तो ये अंदर से आगे पीछे जाने में इसको थोड़ी सी असुविधा होगी, उसको परेशानी होगी। तो हम लोगों के लिए बेहद हम लोगों का टाइम खराब होगा। इस सटरा जितना सूखा होगा उतनी हम लोगों की प्रक्रिया फास्ट होगी और ज़्यादा इफेक्टिव होगी। कभी कभी मेरा सर एक क्वेश्चन है, कभी कभी सिलेंडर में अगर गैस कम हो जाती है तो अपन कैसे जान लेंगे सर कि इसमें गैस कम हो गई, या अपने जो सीमन है उसमें के वो ख़राब ना हो सके, तो वो अपन कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं सर उसमें? प्यारे किसान भाइयों, ऐसे है, जब हम लोग ये सिलेंडर परचेज़ करते हैं इसके साथ हमेशा एक स्टिक आती है जो जिसके ऊपर मार्किंग लगी होती है 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, अप टू 12 इंच तक, ठीक है ना। 1 फुट की लंबी उसकी लेंथ होती है, उसके ऊपर सभी मार्किंग लगी होती है। और नॉर्मली मैं आपको फील्ड का तरीका बता दूं, जब आप लोग इसको रिमूव करोगे, ये इसमें गैस बाहर आ रही है, ठीक है ना। अगर गैस बाहर आती है तो इसका मतलब इसमें लेवल बिल्कुल सही है। जब इसका लिक्विड नाइट्रोजन का लेवल इसमें 4 इंच से कम हो जाएगा तो इसमें बाहर गैस बिल्कुल भी नहीं आती। पहली बात, ये आपको फील्ड आपकी प्रैक्टिस का एक तरीका हिस्सा होगा। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को शक पड़ता है कि इसका लेवल कम हो गया है, नॉर्मली देखो जैसे 3.9 लीटर का सिलेंडर है, इसको जब हम नॉर्मली यूज़ करते हैं इसमें 1 हफ्ता गैस रहती है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को शुरू में शक लगता है, क्योंकि शुरू में आप लोग इसको प्रॉपर से कई बार मैनेज नहीं कर पाते, तो आप लोगों को जो स्टिक होती है, ये मेरे पास अब स्टिक नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखा कर देता, हम इसके भीतर स्टिक को डाल देते हैं। जब ये जाके इसके बॉटम को टच करती है उस वक्त 15 सेकंड्स के लिए, 10 से 15 सेकंड्स के लिए हम उस स्टिक को इसके भीतर रखते हैं। जब आप लोग इस स्टिक को निकालोगे, जितना इसमें गैस का लेवल होगा उतनी लेंथ पे उसका निशान लग जाएगा। तो आप लोग बड़ी आसानी से देख सकते हो इसका निशान कितनी हाइट पे लगा है। अगर उसका निशान 4 इंच से कम हाइट पे लगा है तो आप लोगों को इमीडिएटली उसमें गैस डलवा लेनी चाहिए। अगर उसका लेवल 4 इंच से ऊपर है, 5 इंच है, 6 इंच है, 6.5 इंच है, 7 इंच है, ठीक है, तब अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि हम लोगों को कब गैस डलवानी है। ये समझा की बात की? मेरा क्वेश्चन ये था कि जब हम बाइक पर ये सिलेंडर लेके कभी विजिट करने जाएंगे तब बाइक गिर जाएगी तो ये सिलेंडर भी गिर जाएगा, तब इस सिलेंडर की गैस बाहर निकलेगी, तब हमें क्या मैनेजमेंट करना है? हाँ प्यारे किसान भाइयों, ये अक्सर होता है कई बार। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, कई बार जब हम सिलेंडर को घरों में रखते हैं, घरों में हमारे सभी के घरों में बच्चे होते हैं, हम लोगों को हमेशा इस सिलेंडर को उस जगह पर रखना चाहिए जो बच्चों की पहुंच से परे हो। अगर बच्चों की पहुंच से परे नहीं होगा तो ये अक्सर देखा, बच्चों को इस बात का पता नहीं होता, वो इसको छेड़ देते हैं, इसको धक देते हैं, तो ये टेढ़ा हो जाता है, इसमें गैस निकल जाती है। और डरते हुए बच्चे, हम अपने बाप को बताते भी नहीं है कि हमसे ये गलती हो गई है। हमको तभी पता चलता है कि जब अगले दिन हम देखते हैं कि इसमें गैस होती नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, जब भी आप लोगों ने जहाँ पर भी आप लोगों को सिलेंडर रखना है उसको हमेशा इसको अपराइट पोजीशन, इसको हम अपराइट पोजीशन, इसको सीधा रखना, इसको किसी कमरे के भीतर बिल्कुल अपराइट पोजीशन में रखना चाहिए और उसमें कोई ऐसी असुविधा नहीं होनी चाहिए कि ये टेढ़ा अपने आप हो जाए। इसके नीचे हम लोगों को कोई ना कोई इंसुलेशन पैड प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कोई लक्कड़ का चौखटा बना के उसके ऊपर आप लोग रख सकते हो। लेकिन कई बार कैसे होता है, जब हम लोग इसको, क्योंकि इट इज़ ए मोबाइल यूनिट, हम लोग इसको अपने साथ अपने मोटरसाइकिल पे या अपने 4 व्हीलर पे हम इसको अपने साथ लेके जाते हैं। अगर आप लोग इसको अपने साथ कैरी ऑन करते हो इंसेमिनेशन वर्क के लिए, जैसा कि आप लोगों की ये ड्यूटी होती है कि आप लोगों को दूर दूर जाके घर घर जाके डेयरी फार्मर्स को सर्विस वहाँ पे मुहैया करवानी है, तो तब आप लोगों को ये सिलेंडर अपने साथ लेके जाना पड़ता है। साथ लेके जाने, अगर आप लोग 2 व्हीलर पे साथ लेके जाते हो तो हमेशा जब आपको इसको लेके जाना है, या तो आप इसको अपने कंधे पे लटका लो ताकि ये बिल्कुल सीधा खड़ा रहे, कंधे में आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप लोगों का कंधा, क्योंकि इसका वजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, कई बार आप लोग इतनी लंबे डिस्टेंस पे जाना है, आप लोग इसको उठा नहीं पाओगे, तो कई लोग इसको मोटरसाइकिल के चौखटा बना के इसके साथ बांध देते हैं। वो बिल्कुल अपराइट पोजीशन में बांधते हैं, उसमें कोई इसको दिक्कत नहीं आती। लेकिन बात है, अगर कोई आगे से हम्प आ गया, आगे से बम्प आ गया, या आगे से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, आप खुद भी गिर गए, आपका मोटरसाइकिल भी गिर गई, अगर मोटरसाइकिल गिरी तो नेचुरल ये भी टेढ़ा हो जाएगा।
ये तो पक्की बात है। जब टेढ़ा होगा तो इसके जो बीच में ग्रूव्स होते हैं उसके भीतर हमेशा जो लिक्विड नाइट्रोजन निकल जाती है उसके बीच में स्पेस होता है और लिक्विड नाइट्रोजन भी लीक कर जाती है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करती है। उससे पहले कि आप लोग इसको सुलझा पाओ, आपको ये देखना होता है इसके में कितनी लिक्विड नाइट्रोजन निकल गई है। और अगर आपको लगता है कि आप लोगों को 2, 3, 4, 5 मिनट आप लोगों को इसको मैनेजमेंट करने के लग गए और आपको गैस भरवाए को भी 6-7 दिन हो गए, तो उसमें आप लोगों को बिल्कुल रिस्क भी नहीं लेना चाहिए। उसी वक्त इसका लेवल मापना चाहिए। लेवल की स्टिक हमेशा आपके पास होती है। इसका स्टिक मान के अगर इसका लेवल 4 इंच तक है तो आप लोग आगे कैरी ऑन कर सकते हो, लेकिन अगर इसका लेवल कम हो गया तो इमीडिएटली आप लोगों को उस सोर्स के पास पहुंचना होगा जहां पे आप लोगों को गैस की अवेलेबिलिटी होती है, ताकि गैस की प्रॉपर अवेलेबिलिटी हो जाए। अरे ये तो यही गन बच्चे जाने की क्रॉस हो गई है ना, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੀ गन है ये किन्ने की जोर अपनी। हाँ प्यारे किसान भाइयों, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मान लो हम लोगों की यही गन तैयार होगी, ठीक है ना, और ये मान लो कि ये आपकी सर्विक्स है, ये बात समझ लो, ये सर्विक्स का बाहर वाला मुंह है, ये सर्विक्स का अंदर वाला मुंह है, ठीक है ना। हम लोगों ने यहाँ से सर्विक्स को पास कर दिया और जब ये इस अंदरले वाले मुंह को क्रॉस करेगी, ठीक है ना, यहाँ पे क्या होगी, बॉडी ऑफ यूट्रस, बच्चेदानी का शरीर। हम लोग सीमन को इस जगह पे छोड़ते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सीमन लोडेड है, ये गन बिल्कुल लोडेड है, ये पिस्टन है। हम लोगों को यहाँ से पकड़ के, ठीक है ना, इसको बिल्कुल थोड़े प्रेशर से दबाना है। ये देखो सीमन बाहर आ रहा है ना, ठीक है ना, इसको बिल्कुल धीरे धीरे से दबाना है। अगर आप लोगों ने इसको ज़्यादा प्रेशर से दबाया, जितना इसका डायामीटर है, अगर आपने प्रेशर से दबाया, ये इसका डायामीटर उसको झेल नहीं पाया, तो ये सीमन में लीक होने की व्यवस्था कई बार बन जाती है। उसमें जो अंदर सीमन डिपॉजिट होगा वो कम होगा और उसमें हम लोगों का कंसेप्शन रेट डिसइम्प्रूव हो जाएगा। घरों में देखा होगा जब हम पानी की टूटी लगाते हैं उसके ऊपर हम लोग कई बार पाइप लगा देते हैं। अगर पानी के टूटी के अंदर से प्रेशर ज़्यादा हो और हमारी पाइप पतली हो तो क्या होता है, वो उतर जाती है, ठीक है ना। लेकिन इस केस में वो उतरेगी नहीं क्योंकि हमने इसको पकड़ के रखा हुआ है। इस केस में सीमन लीक होने की व्यवस्था बन जाएगी, जो ना तो डेयरी फार्म के इंटरेस्ट में है, ना हम लोगों के इंटरेस्ट में है, ना उस पशु के इंटरेस्ट में है। क्योंकि हम लोगों का काम है जितना सीमन हमने इस सीमन स्पा में रखा हुआ है वो सारा सीमन उसके बॉडी ऑफ यूट्रस के अंदर डिपॉजिट हो जाए। इसलिए आपको